हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मशीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमने तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, या फिर इसको सिंगल वर्ड पढ़ें शॉर्ट सर्किट, एंड देन इज ट्रांजिएंट। तो शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट सिंक्रोनस मशीन में एक फिनोमिना होता है फ्रेंड्स, उस फिनोमिना के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजिएंट्स होते हैं, किसी भी तरह के ट्रांजिएंट्स किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांजिएंट्स किसकी वजह से होते हैं? ट्रांजिएंट्स होते हैं एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की वजह से, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की वजह से। अगर किसी भी सर्किट्स में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होंगे तो उस सर्किट में ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस होंगे। और ट्रांजिएंट्स क्या है? एक ऐसी अनवांटेड करंट है जो हमको सर्किट में नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हो जाती है जो हमको नहीं चाहिए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट्स। तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की वजह से जनरली ये होता है। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये दोनों ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है। इसकी एनर्जी होती है 1/2 Li²। एल इसका इंडक्टेंस होता है इंडक्टर का। अगर इसका हम सिंबल बनाएं तो ये सिंबल है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, आई इसमें से फ्लो होने वाली करंट है। वेयरएज कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 CV²। ये कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज जो होती है वो इतनी होती है। सी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, V इसका क्रॉस वोल्टेज है, दिस इज प्लस माइनस V, ये इसका क्रॉस का वोल्टेज है, I इसमें से फ्लो होने वाली करंट। तो हमने ये सीखा कि ट्रांजिएंट्स किसकी वजह से होते हैं? किसी भी सर्किट में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की वजह से सर्किट में ट्रांजिएंट्स आते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में किस तरीके से ट्रांजिएंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जितनी भी पावर सिस्टम की लाइन्स है उसमें हम देखते हैं कि सिस्टम की जो लाइन्स होती है या फिर जो जनरेटर होता है उसका अपना रिएक्टेंस होता है या इंडक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले या फिर इंडक्टेंस बोले, तो अगर जनरेटर का, अल्टरनेटर का रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसका अपना इंडक्टेंस है, तो उसकी वजह से वहां पर ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस हो गया। एक और चीज जो मैंने बोलनी थी, यहाँ पर ट्रांजिएंट्स का मेन कारण होता है वो स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से। जब भी हम स्विचिंग ऑपरेशन करेंगे, किसी भी नेटवर्क में या सर्किट में स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो स्विचिंग ऑपरेशन के कारण अगर नेटवर्क में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं तो ट्रांजिएंट्स आएंगे, ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस होंगे। और ट्रांजिएंट्स क्या है? ट्रांजिएंट्स अनवांटेड करंट्स थ्रू इंडक्टर या फिर अनवांटेड वोल्टेज है। तो अब हम हमारे अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि ट्रांजिएंट्स को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हम एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेटर से फ्लो होने वाली करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब भी 3 फेज लाइन में आता है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई करंट्स फ्लो होने लग जाती है। वो हाई करंट्स जो फ्लो होती है उनमें ट्रांजिएंट करंट्स का भी योगदान होता है, ट्रांजिएंट करंट भी उसमें एडिशन होती है। तो हम उन करंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए ही हम इसकी स्टडी करते हैं ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम उसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम का नाम बताता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं। आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी कि हम शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स क्या पढ़ने वाले हैं। जब कभी भी जनरेटर के टर्मिनल शॉर्ट सर्किट होंगे या जनरेटर से जो 3 फेज लाइन कनेक्ट है पावर सिस्टम की, उसमें शॉर्ट सर्किट होंगे, तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से एकदम से करंट इंक्रीज होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्विचिंग ऑपरेशन। जो एकदम से करंट इंक्रीज होगी आफ्टर शॉर्ट सर्किट, दैट इंक्रीमेंट इन करंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू स्विचिंग ऑपरेशन। जैसे कि कोई स्विच ऑपरेशन हुआ, अचानक से करंट इंक्रीज हुई है, तो अगर मान लो किसी एक सर्किट में पहले से सर्किट ओपन सर्किट हो और उसके बाद हम उसको क्लोज कर दें, तो क्लोज करते उसमें अचानक से करंट फ्लो होने लगेगी, तो वो एक स्विचिंग ऑपरेशन की से उसको एनालॉजस हम मान सकते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि जब भी अल्टरनेटर पे शॉर्ट सर्किट होगा
तो उसके ट्रांजिएंट्स का फिनोमेना, ये जो ट्रांजिएंट्स का फिनोमेना है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से करंट्स इंड्यूस होगी, क्या उनकी वैल्यू होगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स अल्टरनेटर पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हो कि अल्टरनेटर में 3 तरह की वाइंडिंग्स होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक डैम्पर वाइंडिंग होती है। और जब भी ये ट्रांजिएंट्स अगर होंगे तो इन तीनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में रिलेट करेगा। ये आपस में म्यूचुअली इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होने की वजह से हम इसको एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व नहीं करते हुए इसको क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। और क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि हम न्यूमेरिकल मेथड पर कोई वैल्यू फाइंड आउट ना करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके उससे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इससे जो भी करंट फ्लो होती है उसमें बदलाव का अपोज करता है। उसमें अगर करंट में चेंज होता है, जो करंट फ्लो हो रही है उसमें अगर चेंज होता है, आइदर ये बढ़ती हो या फिर घटती हो, तो ये इसका अपोज करता है। उसी पे बेस्ड है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। ये कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम क्या करती है? अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, जरूर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, द फ्लक्स लिंकेज थ्रू एनी इंडक्टर, फ्लक्स लिंकेज थ्रू एनी इंडक्टर cannot change, can't change instantaneously, cannot change instantaneously। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई अगर इंडक्टर है, ये कोई इंडक्टर है और इससे किसी t = t1 टाइम पर 5 फ्लक्स लीक कर रहा है। कितना फ्लक्स लीक कर रहा है इसके अंदर से? ये जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है 5। अगर इस इंडक्टर से किसी टाइम इंस्टेंट t = t1 पर, कितना फ्लक्स लीकेज कर रहा है? 5 फ्लक्स लीकेज कर रहा है। और अगर t = t2 पर अगर हम 5 फ्लक्स इससे लिंकेज करवाना चाहें और 5 इज ग्रेटर देन 5 हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी इंस्टेंटली, अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे बदलाव हो जाएगा लेकिन अचानक नहीं होगा। क्या है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम? कि किसी भी इंडक्टर से जो फ्लक्स लिंकेज करता है उस लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली, मतलब अचानक से है, चेंज एकदम से चेंज नहीं हो सकती। ये होती है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। ये थ्योरम डिराइव कहाँ से हुई? इंडक्टर की प्रॉपर्टी से ये थ्योरम डिराइव हुई। क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि अचानक से इसमें से करंट का चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो इसका आप ये जो इंटरलिंक दोनों के बीच में, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये है हमारे कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। अब इससे हम एक छोटा सा डेरिवेशन निकाल के देखते हैं, एक छोटा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। वहां से हमको कुछ आइडिया लगेगा शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स जो सिंक्रोनस मशीन में होंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर का भी एक इंडक्टेंस होता है, सॉरी सिंक्रोनस मशीन में इंडक्टेंस होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी और जो मैं इंडक्टर बना रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर है। तो हम जो इसको समझने से पहले हम एक चीज देखते हैं तो आपको समझने के लिए जरूरी है। इसको थोड़ा साइड में बना लो। ये सप्लाई वोल्टेज है जिसकी वैल्यू है Vm sin ω t। एक सोर्स वोल्टेज है जिसकी वैल्यू है Vm sin ω t।
और इसके अक्रॉस एक इंडक्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने नाम दे दिया स्टेडी स्टेट करंट IS। क्या नाम दे दिया इसको? स्टेडी स्टेट करंट IS। और ये एक स्विच है जो t = 0 टाइम पे क्लोज होता है। ये एक स्विच है S जो t = 0 टाइम पर क्लोज होता है और ये सोर्स वोल्टेज है VS। तो अगर हम एक VL के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहें तो VL = जैसे t = 0 पे स्विच क्लोज करेंगे तो VL = क्या हो जाएगा? VL = VS हो जाएगा। तो हम क्या करें, एक वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं जिससे ताकि हमको आइडिया लगे कि हम करना क्या चाहते हैं। ये एक वेवफॉर्म है डायरेक्ट। तो अगर मैं VS की वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह की होगी। VS किस तरह का होगा? ये इस तरह का साइनसॉइडल किसी तरह का होगा। VS दिख रहा है आपको? इसी तरह का होगा VS साइनसॉइडल। तो ये किसकी वेवफॉर्म होगी? VS की वेवफॉर्म। अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, इंडक्टर की स्टेडी स्टेट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करना। तो स्टेडी स्टेट करंट इंडक्टर की जो होगी वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे 90 डिग्री पीछे होगी। तो मैं इसको 90 डिग्री पीछे एक करंट को लेता हूँ। ये 90 डिग्री पीछे में लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सी करंट हो गई? IS, स्टेडी स्टेट करंट इन इंडक्टर। और जो फ्लक्स लिंकेज होगा लैम्डा, और इसको भी स्टेडी स्टेट के केस में जो फ्लक्स लिंकेज होगा लैम्डा S वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा? L = I और लैम्डा S = N × I। ये स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट। तो इसकी वैल्यू IS से कुछ कम होगी और इसके इन फेज क्वांटिटी होगी, क्योंकि लैम्डा S = IS, तो दोनों क्या है? इन फेज क्वांटिटी है। ये हम टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो ये लैम्डा S का कर्व हो गया, इस तरह का एक इसका कर्व हो गया, लैम्डा S का कर्व, ये लैम्डा S का। ये हो गया लैम्डा S, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लैम्डा S स्टेडी स्टेट लिंकेज फ्लक्स लिंकेज, और ये डॉट डॉट हो गया हमारे पास IS। ये हो गया IS, ये हो गया VS, और ये हो गया लैम्डा S, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि, और ये कौन सा इंस्टेंट है? t = 0 टाइम। कौन सा टाइम है ये? t = 0 टाइम। अगर मान लो हम ये स्विच t = 0 पे क्लोज कर दो, और वो टाइम कौन सा है? जब वोल्टेज वेवफॉर्म नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही हो और 0 को क्रॉस कर रही हो। ध्यान से सुने कि t = 0 टाइम हमने कौन सा चूज किया है? वो हमने वो टाइम चूज किया है t = 0 वाला। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो t = 0 टाइम है। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। तो ये t = 0 टाइम कौन सा टाइम है? जब वोल्टेज वेवफॉर्म 0 क्रॉसिंग पे हो और नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही हो। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है और 0 को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो जो स्टेडी स्टेट फ्लक्स लिंकेज है वो कितना है? दैट मच। ये है स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट करंट है t = 0 ये वाली। तो जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा है इस इंडक्टर से t = 0, उसकी वैल्यू कितनी है? ये उसकी वैल्यू कितनी है? ये, ठीक है। करंट कितनी है? ये। बट ये कौन सी केस में है? स्टेडी स्टेट के केस में। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये इंडक्टर इनिशियली ये इंडक्टर क्या था? डिस्चार्ज। इनिशियली ये इंडक्टर क्या था? डिस्चार्ज इंडक्टर था। तो इनिशियली ये इंडक्टर डिस्चार्ज था, तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा था वो कितना था? 0। अगर ये इंडक्टर इनिशियली डिस्चार्ज था तो इससे लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब जैसे ही हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म को क्या करिए कि इतना फ्लक्स लिंकेज हो जाना चाहिए, लेकिन होगा कितना इससे? होगा कितना इससे? क्योंकि इनिशियली तो डिस्चार्ज था, तो इनिशियली डिस्चार्ज था तो इससे फ्लक्स लिंकेज 0 था। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो कि कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम है, वो क्या है कि इंस्टेंटली इससे लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इंस्टेंटली इससे लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, इतनी है, और 0 करना है हमको, क्योंकि ये इनिशियली डिस्चार्ज है तो इससे 0 फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव इतना फ्लक्स लिंकेज है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट
क्योंकि फ्लक्स लिंकेज किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो इस करंट के करेस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज किसकी वजह से होता है, करंट की वजह से। तो इस करंट के करेस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई करंट फ्लो होने लग जाए तो उसकी रिजल्टेंट करंट कितनी होगी, जीरो। क्योंकि इनिशियल कंडीशन में जब t इज इक्वल टू जीरो पे हम इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो क्योंकि इनिशियली इसकी करंट जीरो है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, तो ये करंट इसकी t इज इक्वल टू जीरो प्लस कर दी। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे उसके बाद भी इसकी करंट कितनी होनी चाहिए, जीरो ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये अपोज करता है करंट में चेंज का या फिर फ्लक्स लिंकेज का। तो होगा क्या, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए इतने अमाउंट की करंट रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे ये नेगेटिव करंट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस अमाउंट की करंट फ्लो होने लग जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी सर्किट में। तो दिस अमाउंट ऑफ करंट इतनी, तो इतनी का कहां हो जाएगी, तो इतनी करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में डीसी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसको बोलेंगे डीसी ऑफसेट। इस करंट को क्या बोलेंगे, डीसी ऑफसेट। इधर आपको नहीं दिख रहा तो इस अमाउंट की करंट इसको बोलेंगे आईडीसी। ये कौन सी करंट है, डीसी करंट, और इसको बोलेंगे डीसी ऑफसेट। डीसी ऑफसेट क्यों हुई है डीसी करंट इंड्यूस्ड, क्योंकि स्टेडी स्टेट केस में इतनी करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या नेगेटिव करंट है, और क्योंकि ये इंडक्टर डिस्चार्ज है इनिशियली तो इससे लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। तो जीरो लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू जब भी होगी जब इसके अपोजिट करंट इसमें होनी चाहिए। तो जैसे ही हम इसका स्विच क्लोज करेंगे, जैसे ही हम इसका स्विच क्लोज करेंगे, इतने अमाउंट की करंट जिस टाइम इंस्टेंट पे हमने इसको क्लोज किया है उसी के करेस्पॉन्डिंग करंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगी। और वो किसकी होगी, अगर ये नेगेटिव करंट है तो डीसी ऑफसेट करंट पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव करंट है क्या होगी, सपोज हम इसको वोल्टेज की इस वैल्यू पर t इज इक्वल, इस स्विच को क्लोज करते हैं हम जब वोल्टेज साइकिल यहाँ पर पहुंच चुकी हो, तो उस केस में डीसी करंट कितनी है, आईएससी कितनी थी, आईएससी थी उस केस में इतनी, ये आईएससी करंट थी, ठीक है। इस आईएससी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में एक डीसी ऑफसेट करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हो जाती है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। यही करंट क्या होती है, ट्रांजिएंट करंट कहलाती है। आप शायद समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। यही करंट, ये जो डीसी ऑफसेट करंट जो प्रोड्यूस हुई है, यही करंट क्या कहलाती है, ट्रांजिएंट करंट। तो अगर हम इसको दोबारा रीड्रॉ करें, वीएस की साइकिल को छोड़ के अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये आपकी स्टेडी स्टेट करंट, ये टाइम एक्सिस है और ये आपकी स्टेडी स्टेट करंट आई एस स्टेडी स्टेट करंट है, और डीसी ऑफसेट करंट कितनी इंड्यूस होगी इसमें, इसके इक्विवेलेंट इसमें डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस हो जाएगी, तो ये इसके इक्विवेलेंट डीसी ऑफसेट करंट इसमें ये होगी आई डीसी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगी, टोटल करंट आई टी क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो आई टोटल कितनी होगी, आई डीसी प्लस आई स्टेडी, आई डीसी प्लस आई स्टेडी स्टेट। इन दोनों का सम करेंगे तो इस तरह हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आई टोटल, ये हो गई आई डीसी और ये हो गई आई स्टेडी। ओके, अब इस सर्किट में देखो ये डीसी करंट हमेशा बनी रहेगी कांस्टेंट इतने ही वैल्यू की, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी, इंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इंडक्टर का भले ही बिल्कुल लो वैल्यू का हो लेकिन अपना कुछ रजिस्टर भी होता है। तो रजिस्टर में क्योंकि पावर लॉसेस होते हैं तो ये जो डीसी करंट इंड्यूस हुई है वो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट एल बाई आर से, इसका करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट एल बाई आर से क्या होने लग जाएगी, डीके होने लग जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कांस्टेंट एल बाई आर से डीके होने लग जाएगी। तो अगर हम रजिस्टर कंसिडर करें सर्किट में तो ये जो डीसी करंट है, ये जो डीसी ऑफसेट करंट है वो क्या होने लग जाएगी, इसके साथ डाई आउट होने लग जाएगी। अब देखो ये मैंने किसके लिए बनाया है, जब R इज इक्वल टू 0 हो तो डीसी करंट डाई आउट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी क्योंकि पावर लॉसेस नहीं होंगे।
वेयरएज जब भी हम अगर आर को कंसीडर करें तो यही वेवफॉर्म कैसी बन जाएगी, ये सिर्फ विदाउट आर के लिए। अगर हम आर को कंसीडर करें तो ये जो डीसी की वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, डाई आउट होने लग जाएगी। और ये ट्रांजिट किसी भी एक पॉइंट में जाके इसको मैं थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से केस में है, जब सर्किट में आर प्रेजेंट हो तो डीसी डाई आउट हो जाएगी, उसके बाद हमको स्टेडी स्टेट करंट मिल जाएगी। तो अगर इस फिनोमेना को अगर आप समझते हुआ क्या है, स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से एक डीसी करंट, एक डीसी ऑफसेट सर्किट में इंड्यूस्ड हो जाता है, उसकी वजह से जो टोटल करंट होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसमें एक चीज और देखो आप, वो क्या है कि जो आईडीसी है वो आईडीसी जब भी हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो इस केस में देखो आईडीसी प्लस आईएस, आईडीसी प्लस आईएस का मतलब स्टेडी स्टेट करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ से आईडीसी हमेशा क्या होगा, माइनस आईएस। आईडीसी हमेशा अपोजिट होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो आईडीसी हमेशा स्टेडी स्टेट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, और कितनी होगी, जितनी स्विचिंग के टाइम पर स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू होगी, जितने स्विचिंग के टाइम पर स्टेडी स्टेट की करंट की वैल्यू होगी। तो आईडीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहां से हम देखना चाहें तो आईडीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, आईडीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, आईएस मैक्सिमम के बराबर ही हो सकता है, क्योंकि आईडीसी हमेशा आईएस के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, आईएस मैक्सिमम के बराबर। तो जो आई टोटल होगा वो क्या होगा, आईडीसी प्लस आईएस, आईडीसी प्लस आईएस। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि आईडीसी प्लस आईएस की वैल्यू तो 0 होना चाहिए क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है फ्रेंड्स, हाँ। तो हमको देखना है कि टोटल करंट सर्किट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इस सर्किट की मैक्सिमम टोटल करंट कितनी हो सकती है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो ये टाइम इंस्टेंट है जब वोल्टेज 0 को क्रॉस कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उस केस में जब वोल्टेज 0 होगा तो क्योंकि इंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है वो 90 डिग्री लेगिंग होती है, तो नेगेटिव मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, नेगेटिव मैक्सिमम। तो उसके करस्पॉन्डिंग डीसी ऑफसेट, पॉजिटिव डीसी ऑफसेट सर्किट में इंड्यूस्ड होगा, वो किसके बराबर होगा, आईएस मैक्सिमम के। तो ये तो सेम करंट, ये जो स्टेडी स्टेट करंट है ये तो बदलती जाएगी, लेकिन अगर आप आर को कंसीडर नहीं करें, आर को 0 माने, तो ये जो डीसी वैल्यू है ये डीसी वैल्यू है, ये तो सेम बनी रहेगी, ये सेम बनी रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए डीसी प्लस ये एसी दोनों का सम कितना होगा, दोनों अगर बराबर होगी तो दोनों का सम कितना होगा, आई टोटल अगर हम निकालना चाहें, आई टोटल मैक्सिमम हम निकालना चाहें तो आई डीसी मैक्सिमम प्लस आई एस मैक्सिमम। डीसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आई एस मैक्सिमम पे, आई एस मैक्सिमम पे हो सकती है, तो ये भी आई एस मैक्सिमम। तो यहां से हमने क्या देखा, नहीं दिख रहा क्या, ये दिख रहा है, आई डीसी मैक्सिमम प्लस आई एस मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आईडीसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आईडीसी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, आईएस मैक्सिमम के, इस सिचुएशन से आईएस मैक्सिमम के। तो यहाँ से आई टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हूँ आई, दिख रहा है, टोटल नहीं दिख रहा, क्या लिखा, आई टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2IS। इतनी ही मैक्सिमम करंट सर्किट में हो सकती है, क्योंकि आईडीसी मैक्सिमम आईएस मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगी, और आईएस मैक्सिमम भी कब होगी, जब इस 0 वोल्टेज पे स्विचिंग हो, जब वोल्टेज वेवफॉर्म 0 को क्रॉस कर रही हो, जब अगर स्विचिंग होगी तो सर्किट में करंट आईएस मैक्सिमम होगी, उसकी डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं करंट डबलिंग इफेक्ट, करंट डबलिंग इफेक्ट, करंट डबलिंग। तो यहां से हमने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिनोमिना अगर आप समझ जाओ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि ट्रांजिएंट करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, ये जो डीसी ऑफसेट करंट है आर के केस में ये वाला, और जब आर नहीं हो तो ये वाला, ये जो डीसी ऑफसेट करंट है ये सर्किट में इंड्यूस्ड हुआ है स्विचिंग की वजह से,
और एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की वजह से यही है ट्रांजिएंट करंट, यही है ट्रांजिएंट करंट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो जब हम सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस अल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट की स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको समझें। और इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। वो क्या कहती है, किसी भी इंडक्टर से जो लिंकेज फ्लक्स होता है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। उसी की वजह से ये डीसी ऑफसेट करंट इंड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। स्टेडी स्टेट लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, जबकि इससे चेंज नहीं हो सकता। इनिशियली डिस्चार्ज होना जीरो चाहिए, तो जीरो कब होगा, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कितनी ही वैल्यू की कोई करंट फ्लो हो, वो लिंकेज फ्लक्स को क्या करेगी, जीरो। तो इसीलिए ये इंड्यूस्ड करंट, इसमें सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, डीसी करंट। और उस डीसी करंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लिंक करेगा वो है नेगेटिव और वो पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। वही तो केस यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। जब इनिशियली डिस्चार्ज है तो उससे कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होना चाहिए। तो यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम को समझ सकें। उसी की वजह से, इंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से और कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से ही सर्किट में ट्रांजिएंट्स इंड्यूस्ड होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको ध्यान से समझे आप। जैसे ही आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर आपकी ये चीज, ये जो मैंने बात बताई आपको अगर ये बात समझ में आती है। एक और चीज यहाँ पर मैं बताऊं, ये जो डाई आउट होगा वो कैसे होगा, इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा τ = L/R, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर में ये डीसी करंट डाई आउट हो जाएगी। डाई आउट का मतलब मर जाएगी, मरने का मतलब ये खत्म हो जाएगी। और ये खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अननेसेसरी करंट है जो सर्किट में इंड्यूस्ड हो गई है किसी घटना की वजह से। और वो घटना क्या है यहाँ पर, स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें। और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाने वाले हैं इस पर, वो बनाएंगे कि सिंक्रोनस अल्टरनेटर में किस तरीके से ये ट्रांजिएंट अफेक्ट करते हैं तीनों फेज में उनकी वैल्यूज एक दूसरे से किस तरीके से इंटरलिंक करती है, उससे आर्मेचर रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, और जो किसी भी एक पर्टिकुलर फेज का ट्रांजिएंट का जो वेवफॉर्म बनती है वो किस तरीके की बनती है, जो सब ट्रांजिएंट पीरियड होता है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट पीरियड होता है वो क्या होता है, फिर स्टेडी स्टेट पीरियड क्या होता है, सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये सब हम पढ़ेंगे। आप बस इसको ध्यान से देखिए, अगर ये आपको समझ में आता है तो आपके ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस मशीन या ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस अल्टरनेटर टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।